प्यारे साथियों नमस्कार। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है चैतन्य स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन और उसकी परिभाषाएं और उसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पर्यावरण से संबंध रखते हैं उन सभी के बारे में। दोस्तों देखिए, आपको पता होगा पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, अर्थात कि चारों ओर से ढका हुआ क्या है, पर्यावरण है। अब इसकी परिभाषा पर हम आते हैं तो इसमें देखिए, पृथ्वी तथा उस पर स्थित वनस्पति, जीव जंतु एवं वायुमंडल के सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहा जाता है। एजी टांसले ने सर्वप्रथम क्या था, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की और जिनके अनुसार क्या होता है, इन सभी का अनुन्यासित संबंध है। इन्होंने बताया कि किसी वृक्ष को काटने पर न सिर्फ पक्षियों और कीड़ों का आश्रय स्थल नष्ट होता है, अपितु ऑक्सीजन का स्रोत तथा कार्बन सिंक भी नष्ट होता है। देखिए, बताया है इसमें कि वृक्ष जो है कार्बन सिंक के रूप में CO2 का अवशोषण करते हैं। एक शोध के अनुसार जिन जंगलों में बाघ नहीं है वहाँ हिरणों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब बाघ नहीं है अर्थात शिकार करने वाला नहीं है तो वहाँ पर जो है हिरणों की जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है। हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न यहाँ से उठ सकता है कि UNEP की फुल फॉर्म क्या है, या फिर इसकी जो है ये संस्था, इसका वो कहाँ पर है मुख्यालय। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर UNEP जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है कि पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली एक शीर्षस्थ संस्था है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1972 में की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है भूमध्य रेखा के दक्षिण में नैरोबी केन्या में है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है ये याद कर लेना आप, और इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई 1972 में, इसका मुख्यालय है नैरोबी यानी केन्या में। हम आगे बढ़ते हैं जैव विविधता पर, और जैव विविधता पर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें बताया है कि एक ब्रिटिश संस्था के अनुसार संसार में 87 लाख प्रकार के जीव हैं। सर्वाधिक जीव जलचर हैं और जीवों में कीड़ों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए यहाँ पर बताई गई है कि जीव जो हैं, सर्वाधिक जीव जलचर हैं। जाहिर सी बात है, पृथ्वी पर एक तिहाई पानी है। ठीक है, एक तिहाई पानी है और वहाँ पर जो है कीड़ों की यानी कि जीवों की जो संख्या सर्वाधिक ही होगी। आगे हम बढ़ते हैं IUCN पर। IUCN 1948 में जेनेवा में, यानी कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसके 160 देश हैं। और देखिए, ये 1966 से ही IUCN रेड डाटा बुक का प्रकाशन कर रही है। आपको बता दूं कि ऐसे जीव जंतु जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो उनको शामिल किया जाता है रेड डाटा बुक में, उनका जो है लेखा जोखा तैयार होता है। और ये जो है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, जेनेवा में। आपको बता दूं यहाँ पर, देखिए इसमें संकटापन्न प्रजातियों को शामिल किया जाता है। जो रेड डाटा बुक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि रेड डाटा बुक जो है इसमें संकटापन्न प्रजातियों को शामिल किया जाता है। इसमें आगे है कि इसका 1962 में जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जो जैव संरक्षण के लिए प्रयासरत है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, जियांट पांडा। अगला पॉइंट है कि 1980 में पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है कि इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, इसका मुख्यालय वर्जीनिया यानी कि USA में है और इसके कुल 2 करोड़ सदस्य हैं। अगले हम बढ़ते हैं। पेटा शाकाहार को प्रोत्साहित करता है तथा ऐसे उत्पादों का बहिष्कार करता है जो जानवरों को मारकर प्राप्त किए गए हों। हम आगे बढ़ते हैं कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ पर। देखिए, IUCN की रेड लिस्ट में कुल 64,000 प्रजातियों को समाहित किया गया है। इसमें 20,000 प्रजातियाँ खतरे में हैं और 4,000 प्रजातियाँ अत्यधिक खतरे में हैं। प्रतिवर्ष 40,000 प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सबकी एक बेसिक जानकारी के लिए भी, कि प्रतिवर्ष 40,000 प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं। रेड डाटा बुक में इन प्रजातियों को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। जो प्रमुख हैं उसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक ये है, इसमें बताया गया है कि वह प्रजाति जिनकी संख्या वर्तमान में कम है परंतु भविष्य में लुप्त हो सकती है। ठीक है, और एक दूसरी स्पीसीज है
इसमें वह प्रजाति है जिनकी संख्या वर्तमान में तो कम नहीं है, परंतु भविष्य में ये कम हो सकती है। तीसरी स्पीसीज है कि वह प्रजाति जो कुछ ही क्षेत्रों में पाई जाती है तथा भविष्य में ये लुप्त हो सकती है। और चौथी स्पीसीज है कि उपरोक्त तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल प्रजाति को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ये तो रही रेड डाटा बुक। और इसकी जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है यानी विलुप्त प्रजाति, वह प्रजाति जो विगत 40 वर्षों से अपने मूल निवास में नहीं पाई जाती, इसे विलुप्त कहा जाता है, जैसे कि मॉरिशस का डोडो पक्षी तथा चीता। अब देखिए रेड जो लिस्ट है उसमें शामिल कुछ प्रमुख जो जीव हैं उसके मैं यहाँ पर आपको नाम बता देता हूँ। घड़ियाल है, जैसे घोह है, भारतीय अजगर है, अंडा खाने वाला सांप है, ठीक है, और आपका समुद्री या फिर हरा कछुआ हो गया, सियार है, कछुआ है, दलदली कछुआ है, हंस है, बत्तख है, सारस है, हार्नबिल है, निकोबार कबूतर, गिब्बन, नीलागिरी लंगूर, सिंह, पूंछ बंदर, गीदड़ आदि जो भी जानवर है, ठीक है, आप इसको विस्तार पूर्वक एक स्क्रीनशॉट लेकर इसका पढ़ लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं हॉट स्पॉट पर। हॉट स्पॉट में क्या है दोस्तों, जैव विविधता की दृष्टि से कुछ स्थलों को अत्यंत समृद्ध माना जाता है, इन्हें हम हॉट स्पॉट कहते हैं। ऐसे कुछ 25 स्थलों को चिन्हित किया गया है। वो 25 स्थल कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, मध्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, कोलंबिया, पश्चिमी इक्वाडोर, पश्चिमी अमेजिनिया, ब्राज़ील का अटलांटिक तट और मध्य चिली, आइवरी कोस्ट, तंजानिया, पूर्वी मेडागास्कर, केप वर्डे, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पश्चिमी श्रीलंका। देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट पर हम बढ़ेंगे धीरे से। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए किए गए कुछ उपाय, तो यहाँ पर क्या क्या उपाय किए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए 1973 में यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया, जिसके तहत विश्व में 669 BSR चिन्हित किए गए। इनमें 10 BSR भारत के भी हैं। भारत में कुल 18 BSR हैं। नेशनल पार्क और अभयारण्य भी फ्लोरा और फाना की रक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में लागू किया गया। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया भारत में, तो ये किया गया था 1972 में। हम प्रोटोकॉल पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल 1999 में जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये अस्तित्व में आया और वर्ष 2000 में मॉन्ट्रियल में 135 देशों ने इसका अनुमोदन कर दिया। देखिए मॉन्ट्रियल एक जगह का नाम है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि यानी कि वह भूमि जहाँ जल सतह के निकट अथवा जो जल में डूबी हुई हो उसे आर्द्रभूमि कहा जाता है, जैसे कि नदी, झील, तालाब, लैगून अथवा सिंचित क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं। आगे आते देखिए, रामसर कन्वेंशन है 1971 में, ईरान के रामसर में यह कन्वेंशन अस्तित्व में आया और 158 देशों के 1758 स्थलों को आर्द्रभूमि के रूप में चिन्हित किया गया। इसमें 26 वेटलैंड भारत के हैं। आगे बताया कि मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड, इसमें देखिए रामसर कन्वेंशन के तहत उन वेटलैंड को मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड में रखा जाता है जिनका अस्तित्व खतरे में है तथा जिन्हें विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। बताया गया है कि रामसर कन्वेंशन में शामिल भारत के वेटलैंड हैं, कौन कौन से हैं वो देखिए आप यहाँ पर। एक है भितरकनिका जो कि ओडिशा में है, एक है चिल्का जो कि ओडिशा में है, हरिके बैराज जो पंजाब में है, और कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है, लोकटक झील जो मणिपुर में है। दोस्तों आप यहाँ पर इन झीलों के जो हैं राज्यों के नाम भी याद कर लीजिएगा, आपको थोड़ी और सहूलियत होगी आने वाली और परीक्षाओं के लिए। सांबर झील जो राजस्थान में है, वेम्बनाड केरल में है, और वूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, ऊपरी गंगा नदी और भोजसर मध्य प्रदेश, और यह है अगला हमारा केवलादेव घाना, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे भारत के पारिस्थितिकी तंत्र की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द का प्रयोग था सर्वप्रथम किसने किया था, ये एजी टांसले ने किया था। भारत में जो है केवल 7 पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इनमें से 7 कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, जलोढ़ मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, उष्ण मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्र तटीय प्राकृतिक तंत्र, पठारी पारिस्थितिकी तंत्र, उत्तर पूर्वी पारिस्थितिकी तंत्र और मैदानी पठार सीमांत पारिस्थितिकी तंत्र। आपने पढ़ा हो मूंगे की चट्टानें या फिर प्रवाल भित्ति। देखिए क्या होता है, ये जो होता है उष्ण या फिर उथले समुद्र में पाई जाती हैं और ये जो है सिलेंट्रा नामक जीव के आवरण होते हैं, ठीक है।
क्या होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होते हैं। और ये अत्यंत मजबूत चट्टानें होती हैं जो समुद्री जीव का आश्रय स्थल है। देखिए समुद्री जीव का आश्रय स्थल कैसे है, ये इतनी मजबूत चट्टानें होती हैं, इनके बीच में छोटी छोटी कुछ जगह सी रहती हैं। और क्या होता है, जब कोई बड़ी मछली छोटी छोटी मछलियों को खाती है, तो ये छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं, इन जो समुद्री चट्टानें होती हैं इनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बताया है कि प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के कुल क्षेत्रफल के 1% भाग पर है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के कुल क्षेत्रफल के 1% भाग पर हैं, परंतु कुल समुद्री जीवों का 25% यहीं पर शरण पाता है। ठीक है, या तो वो जो समुद्री जीव होते हैं इन चट्टानों के अंदर रहते हैं अथवा उसके आसपास रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है प्रवाल भित्ति, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये बहुत अच्छा जो है एक पर्यटन स्थल है यहाँ पर, जो है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए 4 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। भारत में देखिए पहला है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए चिन्हित किए गए हैं भारत देश में। अगले चैप्टर पे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसमें है मैंग्रोव वनस्पति। तो मैंग्रोव वनस्पति क्या है, देखो खारे पानी में उगने वाली वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। ठीक है, खारे पानी में उगने वाली वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। और कच्छ के रण में इनकी अधिकता के कारण इनको कच्छ वनस्पति भी कहते हैं। जैसे सुंदरी, नारियल, केवड़ा, कोमिज इसी प्रकार की वनस्पति है। यह वनस्पति न सिर्फ मजबूत इमारती लकड़ी प्रदान करती है, अपितु सुनामी से भी हमारी रक्षा करती है। अब हम कहेंगे सुनामी से रक्षा कैसे करती है, जब तेज गति से पानी जब आता है तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये उसको रोकते हैं। ठीक है, अगला है कि आधुनिकीकरण की होड़ में कच्छ वनस्पति को हानि पहुंचाई जाती है। दोस्तों आधुनिकीकरण की होड़ में सिर्फ कच्छ वनस्पति को ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं को भी और उसके साथ साथ वनों को भी काफ़ी हानि पहुंचाई जाती है। अगला पॉइंट है 1987 में भारत सरकार ने कच्छ वनस्पति संरक्षण एवं प्रबंधन योजना को प्रारंभ किया। ठीक है, देखिए इसके तहत क्या होता है, कुल 38 कच्छ वनस्पतियों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से कुछ जो प्रमुख हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रमुख हैं, यहाँ पर अंडमान और निकोबार, सुंदरवन यानी जो सबसे बड़ी है, भितरकनिका ओडिशा, तोरिंगा आंध्र प्रदेश में ही है, इच्छावरम और कच्छ की खाड़ी कुंडापुर कर्नाटक में है, और रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, और वेम्बनाड केरल में है। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले में है, झरखाली। ठीक है, झारखाली जो कि विश्व का पहला मैंग्रोव जू स्थापित किया गया है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के परगना जिले में। हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पर बढ़ेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है दोस्तों, जो पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है अगर उसमें वृद्धि हो तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। 1861 से अब तक पृथ्वी का जो औसत तापमान है 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। देखिए 1861 से अब तक पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वो 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यह तापमान अनियमित तरीके से बढ़ा है। ठीक है, कुछ स्थलों का तापमान अधिक बढ़ा है तो कुछ स्थलों का तापमान में पर्याप्त गिरावट आई है। आगे बताया गया है इसमें कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, आधुनिक जीवन शैली है। आधुनिक जीवन शैली कैसे है, जैसे कि आपको पता है वर्तमान की जो भाग दौड़ है उसमें जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को आदि को हानि पहुंचाई जा रही है, तो पृथ्वी का जो तापमान है लगातार बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कैसे, सॉरी प्रयोग नहीं बल्कि उसका जो अधिक से अधिक उत्पादन हो रहा है, फैक्ट्रियों में CO2 निकल रही है, वाहनों से CO2 निकल रही है, इसलिए जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत बढ़ रहा है। देखिए बताया कि 1780 से ही औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। हस्तनिर्मित उत्पादों का स्थान मशीन निर्मित उत्पादों ने ले लिया था और जनसंख्या में 7 गुना वृद्धि हुई, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन प्रारंभ हुआ। ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही कारण उत्तरदायी हैं। देखिए दरअसल पृथ्वी के चारों ओर 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का एक आवरण है। इसमें आगे बताया है ये गैसें सूर्य तप के एक भाग को रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के 60%, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के 60% तथा मीथेन 25% तक उत्तरदायी है। इसमें बताया गया है कि 1970 में दशक में सर्वप्रथम बालेस स्मिथ ब्रोएकर ने ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग किया। ठीक है,
ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है एक, कि वालेस स्मिथ प्रयोगकर ने ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग कब किया, अथवा जो है ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है, तो वालेस स्मिथ प्रयोगकर ने 1970 के दशक में। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए 5 गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी होती हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस, जिन्हें ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। CO2 हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो हमारी फ्रिज जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें पाई जाती है। आगे जल वाष्प भी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जल वाष्प क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है अथवा नहीं। देखिए, जल वाष्प जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। जो 4 गैसें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, 5 गैसें। उसके अलावा जल वाष्प भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। देखिए, जैविक ईंधनों, लकड़ी, कोयला आदि के दहन से CO2 उत्पन्न होती है। और मीथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते बोलते हैं। और ये धान के खेतों में, कोयले की खदानों में और दलदली इलाकों में पाई जाती है। नाइट्रोजनस उर्वरकों के प्रयोग तथा बिजली चमकने से नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है कि रेफ्रिजरेशन और क्लोरीनेशन में क्लोरीन का प्रयोग होता है। आप इतना जरूर ध्यान रखना कि ग्लोबल वार्मिंग में जल वाष्प भी मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर स्प्रे और फोम के बनाने में जो है फ्लोरीन का प्रयोग होता है, और जैविक ईंधनों के दहन से कार्बन मुक्त होता है। और इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम आते हैं हरित गैस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पर। ग्रीन हाउस गैस क्या है, एक प्रयोग पर आधारित है। ठीक है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है हमारा एक प्रयोग पर आधारित है। इसमें क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय जो पौधे होते हैं, ठीक है, शीशे के जार में शीत कटिबंधीय क्षेत्र में उगाए जाते हैं। जो शीशे का जार होता है, सूर्य की एक ऊष्मा का एक भाग भीतर ही रोक लेता है, जिससे जार के भीतर का तापमान उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बराबर ही हो जाता है। पृथ्वी गैसों के आवरण के कारण शीशे के जार जैसा ही व्यवहार करती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ये है हमारी पृथ्वी और ये है गैसें। ठीक है, तो सूरज की जो किरणें यहाँ पर आती हैं, तो वो कुछ जो किरणें यहाँ पर आती हैं, तो यहाँ की जो वायु है वो उस ऊष्मा को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में ये जो किरणें होती हैं वापस अंतरिक्ष में लौट पाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहता है। तो इसको ही हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे जैसे गैसों का आवरण घना हो रहा है, पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव की ओर। ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ रहा है, ग्लेशियर हैं पिघल रहे हैं, और विश्व की अनेक बड़ी नदियों के जल स्रोत हैं ये ग्लेशियर। ठीक है, मैं आपको बता दूं, विश्व का 70% जल दोनों ध्रुवों के पास है, और ध्रुवों के पिघलने से यह शुद्ध जल समुद्र में ही मिल जाएगा। अगला है कि दोनों ध्रुवों के पिघलने से अनेक तटीय एवं निचले क्षेत्रों में डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस दृष्टि से अत्यधिक जो संवेदनशील हैं वो 27 देश हैं। इसमें से मुख्य रूप से जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, जैसे बांग्लादेश है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, चीन है, भारत है, उसके अलावा और भी अन्य देश हैं। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कार्बन टैक्स पर। कार्बन टैक्स क्या है, देखिए, कार्बन के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए यह टैक्स आरोपित किया जाता है। सर्वप्रथम 1990 में फिनलैंड ने कार्बन टैक्स लगाया था। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 300 उद्यमों पर कार्बन टैक्स लगाया। और कार्बन फुटप्रिंट पर अगर हम बात करें तो प्रति इकाई कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। यानी कि प्रति इकाई कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं कार्बन सिंक। कार्बन सिंक में क्या होता है, वनस्पतियों को प्राकृतिक रूप से कार्बन सिंक कहा जाता है, और प्रकाश संश्लेषण हेतु यह CO2 का अवशोषण करती है और जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन मुक्त करती है। प्रोटोकॉल की हम बात करें यहाँ पर, तो प्रोटोकॉल यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पर विचार करने के लिए क्योटो यानी कि जापान में दिसंबर 1997 में 150 देशों का सम्मेलन हुआ। इसमें 2010 तक 1990 के कार्बन उत्सर्जन स्तर से 5% तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विकासशील देशों को कार्बन कटौती में छूट दी गई, जबकि इस समझौते पर कुल 141 देशों ने हस्ताक्षर किए। 53 देशों के अनुमोदन के साथ ही 16 फरवरी 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब यूएसओ और ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इसका अनुमोदन करने से इनकार कर दिया। ये नोट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा
कि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को निपटान के लिए जो क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, आया था, वो कब आया था और कहाँ पर हुआ था, ये सब आप याद रखना अच्छे से। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। इसमें अनेक्स 1 यानी बताया गया है कि नाम से पहचान रखने वाले 40 विकसित देश भी इन प्रावधानों से संतुष्ट नहीं हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 6 गैसों को ग्रीन हाउस गैसों का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी? CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन और है हमारा फरफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। अगले चैप्टर पे हम बढ़ते हैं। ये हमारा यूरो मानक। यूरो मानक के तहत क्या होता है? वाहनों से उत्सर्जित होने वाले निम्न पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए हैं। यूरो मानक कौन कौन से जैसे कि लागू किए गए हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स SPM, ठीक है। इन सभी पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए यूरो मानक लागू किए गए। अगले है कि इसी उद्देश्य से यूरो 1, 2, 3 और 4 मानक लागू किए गए। 1 अप्रैल 2010 से भारत के 11 शहरों में यूरो 4 मानक लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर और आगरा। आगे हम बढ़ते हैं ग्रीन GDP पर। देखिए ग्रीन GDP में क्या होता है? ग्रीन अकाउंटिंग यानी कि पर्यावरण क्षति को ध्यान में रखते हुए GDP का आकलन करना ग्रीन GDP कहलाता है। अच्छी परिभाषा है, आप इसको याद रखिए कि पर्यावरण क्षति को ध्यान में रखते हुए GDP का आकलन करना ग्रीन GDP कहलाता है। इसी प्रकार से अकाउंट तैयार करना हमारा ग्रीन अकाउंटिंग कहलाता है। एक अगले सम्मेलन पर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेरिस जलवायु सम्मेलन। इसे COP21 के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसमें कुल 195 देशों ने भाग लिया था तथा ग्लोबल वार्मिंग में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी लाने का भी निर्णय लिया गया। इससे पहले एक और जो है प्रोटोकॉल हुआ, वो क्योटो प्रोटोकॉल, उसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इसके लिए विभिन्न देशों द्वारा 2030 तक 30% तथा CO2 उत्सर्जन में कमी करने की घोषणा की गई थी। अब देखिए कार्बन उत्सर्जन के आधार पर हम जो देश हैं उन देशों पर नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा चीन, उसके बाद USA, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, उसके बाद भारत, उसके बाद रूस, उसके बाद फिर है जापान। अगले चैप्टर पे हम आते हैं जो कि है ओजोन परत से संबंधित। देखिए ओजोन परत क्या है? ओजोन समताप मंडल के ऊपर पाई जाने वाली एक गैस है। समताप मंडल जो कि 32.8 किलोमीटर इसका एरिया दे रखा है। ये जो गैस होती है निचली सतह पर ये प्रदूषक है, परंतु ऊपरी सतह पर ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को 97 से 99% तक अवशोषित कर लेती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं अगर पृथ्वी पर आए तो ये त्वचा कैंसर, अल्सर और नेत्र जैसे विकारों को उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो ये जो है ओजोन गैस समताप मंडल के ऊपर पाई जाने वाली एक गैस है और ये जो है इन सबसे यानी कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश की जो किरणें होती हैं इन सबको अवशोषित करती है और पृथ्वी पर आने को इनसे रोकती है। हम बात करेंगे इसकी खोज की, तो ओजोन परत की खोज की गई थी 1957 में और ब्रिटिश दल के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है डॉप्सन इकाई। तो जो ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको डॉप्सन इकाई में मापा जाता है और प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को, ठीक है, ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। पॉइंट है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फरमन ने बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में भारत के बराबर एक विशाल छिद्र हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले ओजोन छिद्र कहाँ पर देखा गया? अंटार्कटिका में। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और किसने बताया था? ये जोसेफ फरमन ने। हम आगे बढ़ते हैं। ओजोन को सर्वाधिक क्षति जो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि फ्रिज और रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है और हैलोन से होती है। हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। ओजोन को क्षति पहुँचाने वाले कुछ अन्य यौगिक भी हैं जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हैलोन से। हैलोन क्या है? ये अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है और ये जो है अंटार्कटिका के ऊपर जो छिद्र पाया गया था ओजोन परत में, इसका प्रमुख कारण है हैलोन। देखिए अंटार्कटिका का न्यूनतम तापमान रासायनिक क्रियाओं के अनुकूल है। अन्य महाद्वीपों से अंटार्कटिका की ओर प्रदूषित हवाओं का प्रवाह होता है। और अगला है कि अंटार्कटिका के निकटवर्ती महाद्वीपों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, इसलिए जो है यहाँ का जो छिद्र पाया गया था ओजोन परत में इसलिए ही पाया गया था, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल जारी किया गया। इसके तहत हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC को ओजोन मित्रवत मानते हुए इनके प्रयोग की अनुशंसा की गई है। हम आगे बढ़ेंगे प्रदूषण पर। प्रदूषण में क्या है दोस्तों, जल एवं थल एवं वायु तीनों स्तर पर पाया जाता है प्रदूषण हमारा। और इसका जो नागपुर स्थित नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो कि निम्नलिखित पदार्थों के उत्सर्जन की जानकारी एकत्र करता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और SPM यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। SPM की मात्रा कोलकाता और दिल्ली में सर्वाधिक पाई जाती है और नाइट्रोजन के ऑक्सीडेंट की सर्वाधिक मात्रा अहमदाबाद और कानपुर में पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि ऐसे शहर जहां कपड़ों के कारखाने हैं वहां रुई के तंत्र पाए जाते हैं। देखिए, जल प्रदूषण की हम बात करें तो मृदु जल या फिर सॉफ्ट वाटर वह है जिसे मनुष्य पेयजल के रूप में प्रयोग कर सकता है। सामान्यतः जल में कुछ तत्व मिले रहते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीज हो गया और या फिर आयरन हो गया हमारा। और मिनरल वाटर में इन तत्वों की समुचित मात्रा होती है। जैसे कुछ तत्व जो हैं जल में बाहर से आकर मिले होते हैं, जैसे हमारा शीशा हो गया, आर्सेनिक हो गया, क्रोमियम हो गया, ये जो है जल को प्रदूषित बनाते हैं और हानिकारक बनाते हैं। कुछ धातुएं होती हैं जिनका कुछ हानिकारक प्रभाव पड़ता है हम पे, जैसे कोबाल्ट है, इससे लकवा या फिर BP लो हो सकता है। जिंक है, इससे बमन हो सकता है। क्रोमियम है, इससे कैंसर हो सकता है। पारा है, ठीक है, यानी कि पारा की जो मिलावट हो पानी के अंदर तो इससे सिरदर्द, डायरिया हो सकता है। शीशा हो मिला तो एनीमिया, बमन, मस्तिष्क आघात हो सकता है। कॉपर हो तो हाइपरटेंशन, कैडमियम हो तो डायरिया भी हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला हमारे पास मिलेगा हमें BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है दोस्तों, यह जल प्रदूषण की माप के लिए प्रयोग किया जाता है और प्रदूषण के कारण जल में ऑक्सीजन का अनुपात निरंतर कम हो रहा है, ये हम जानते हैं। ऑक्सीजन की कमी से जलीय जंतु समाप्त हो रहे हैं। और ये क्या है कि जो BOD हमारा यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जल में ऑक्सीजन की कमी को प्रकट करता है। BOD का स्तर जितना ऊंचा होगा जल उतना ही प्रदूषित होगा। अगला डिमांड है, जल में प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अगला है कि हेजेन। हेजेन जो है, हेजेन द्वारा नदी जल का रंग व्यक्त किया जाता है। हेजेन का ऊंचा स्तर रंग के प्रदूषण की सूचना देता है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर। गंगा, यमुना, गोमती और दामोदर नदी के लिए एक्शन प्लान संचालित किए जा चुके हैं। 19 नदियों के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन किया गया है। देखिए, बताया है कि केंद्र सरकार ने जल संसाधन, गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा नदी विकास का भी गठन किया है। ये करंट अफेयर से संबंधित आपको कुछ बातें हो सकती हैं। अब आती बात गंगा एक्शन प्लान की। तो गंगा एक्शन प्लान है 1985 में शुरू किया गया था, जिसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा विद्युत शवदाह की स्थापना की गई थी। यह परियोजना 15 वर्ष तक चली, परंतु नदी में प्रदूषण यथावत रहा। गंगा एक्शन प्लान का दूसरा चरण 11वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। वर्ल्ड बैंक और जापान बैंक जापान इसमें जो है सहयोग कर रहे हैं। जापान की जायका यानी कि जापान इंडिया कोऑपरेशन एजेंसी इस कार्य के लिए उत्तरदायी है मुख्य रूप से। ठीक है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं आगे स्विस की। तो स्विस को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। 2009 में गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन किया गया और प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा कुछ केंद्रीय मंत्री भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। कुछ NGO के प्रमुख भी इसमें शामिल हैं। और अगला पॉइंट है, कानपुर में गंगाजल क्रोमियम से प्रदूषित हो रहा है। अगला पॉइंट, कानपुर और कोलकाता में जल प्रदूषण आर्सेनिक द्वारा हो रहा है। वायु प्रदूषण की यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन इतना %, ऑक्सीजन इतना, आर्गन इतना और CO2 इतना। ठीक है, इन गैसों का एक निश्चित अनुपात है। यदि इसमें जो है कोई भी फेरबदल होता है तो हम इसको वायु प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नाइट्रोजन चक्र पर। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया ग्रहण कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अमोनिया या नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। पौधों द्वारा इसे ग्रहण करके प्रोटीन में परिवर्तित कर दिया जाता है। जीव जंतुओं द्वारा यह प्रोटीन प्राप्त कर लिया जाता है और जीव जंतुओं से उत्सर्जित पदार्थों को डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया पुनः इसे नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है।
ठीक है। राइबोजियम नाम का एक जीवाणु होता है जो इसमें उत्तरदायी होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला पॉइंट है कि इसी प्रकार ऑक्सीजन और CO2 का चक्र जीव जंतुओं एवं वायुमंडल के मध्य बना हुआ है। परंतु क्या है दोस्तों कि औद्योगिकरण की जो दौड़ है उसमें जैविक ईंधनों की बड़ी मात्रा में जो है प्रयोग हो रहा है। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की ओर। इसमें क्या है कि जो लकड़ी है, कोयला है या पेट्रोलियम है आदि के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, और वृक्षों के कटाव से ये चक्र जो है असंतुलित हो रहा है, और इसका दुष्प्रभाव क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में इसका जो दुष्प्रभाव है सामने आया। वायु प्रदूषण के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं, जैसे हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, अथवा नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड होते हैं वो। वायु वायु प्रदूषण के लिए और क्या जिम्मेदार हैं, परिवहन हो गया, ईंधन हो गया, उद्योग हो गया, और जंगल में लगी आग हो गई। हम आगे बढ़ते हैं, ब्राउन हैजार्ड पे आगे आगे आते हैं हम। तो इसमें बताया है कि अफगानिस्तान से म्यांमार के मध्य वायुमंडल में भूरे बादलों की एक परत पाई गई है, जिसका निर्माण जैविक एवं परंपरागत ईंधन का दहन हुआ। इस परत ने इस क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया है तथा वर्षा जो है अनियमित हो गई है। हम आते हैं एसिड रेन पर यानी कि अम्ल वर्षा पर। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल की नमी से मिलकर क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल भूमि पर आ जाते हैं, जिससे नेत्र एवं त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं और वनस्पतियों को भी क्षति पहुंचती है। संगमरमर की इमारतें इससे पीली पड़ जाती हैं, जिसे स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ताजमहल का जो पीलापन है आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, कुछ समय पहले इस तरह की बात संज्ञान में आई थी कि ताजमहल पर जो है थोड़ा थोड़ा उस पर पीला रंग आना शुरू हो चुका है। हालांकि हम इस पर आगे बढ़ते हैं। ये जो खबर है, ये बात स्टोन कैंसर वाली, हम आपको किसी और वीडियो में बड़े विस्तार के साथ बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड भी स्टोन कैंसर का कारण बनती है। नॉर्वे एसिड रेन से सर्वाधिक प्रभावित देश है और ओस्लो में एसिड रेन स्टडी सेंटर गठित किया गया है। आगे हम बात करते हैं भूमि प्रदूषण पर। तो हरित क्रांति में HYVS यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का प्रयोग किया गया, जिससे अधिक रासायनिक खाद एवं सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्या होता है कि रासायनिक खाद भूमि की उत्पादकता में वृद्धि तो करते हैं, परंतु एक निश्चित समय के बाद भूमि की उत्पादकता स्थिर हो जाती है। भारत की भूमि को NPK की आवश्यकता 4:2:1 में होती है, परंतु इसे 5.7:2.7:1 में प्रदान किया जाता है। नाइट्रोजन का अतिशय प्रयोग भूमि को बंजर बना रहा है। इसी प्रकार कीटनाशकों के प्रयोग से अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। कीटनाशकों ने गोबरेला और केंचुओं को भी समाप्त कर दिया है। आपको पता होगा कि केंचुओं को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ और गोबरेला अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित कर देते हैं। केंचुआ भूमि को पोला बनाए रखता है, जिससे जल संभरण आसानी से हो जाता है। कीटनाशकों के उपयोग से हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के कीड़ों की मृत्यु हो रही है, और इन कीड़ों को खाकर पक्षियों की मृत्यु भी हो रही है। अब देखिए, गिद्ध की मृत्यु का कारण डाइक्लोफेनेक सोडियम है, जो कि दर्द निवारक के रूप में पक्षियों को दिया जाता है। इन पक्षियों को मनुष्य भी खाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। देखिए, कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि भी जहरीली होती है, और इसका जो असर होता है वो खाद्यान्न पर भी पड़ता है, और हानिकारक कीटों को समाप्त करने के लिए जो जैविक कीटनाशकों का प्रयोग है वो उसको किया जा रहा है। आगे बात करते हैं हम, अग्निहोत्र खेत में ऐसे ही कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं जैविक खेती पर। अच्छी बात है हमारे लिए जैविक खेती करना या फिर कार्बनिक खेती करना, ठीक है, पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल है। जैसे कि वह खेती जिसमें किसी भी रसायन का प्रयोग न किया जाए जैविक खेती कहलाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिक्किम जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पूर्णतः जैविक खेती की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो न सिर्फ प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, अपितु ये बेहतर खाद और कीटनाशक सिद्ध हो रहे हैं। जैसे हमारा नीम है, सनई है, सुबाबील है, जो पौधे हैं इन्हें खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अन्य बैक्टीरिया भी जैविक खाद के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, जैसे कि राइजोबियम और हिजोरा आदि। अगला है कि अनेक नगरों में औद्योगिक कचरों को रिवर्स बोरिंग द्वारा कचरे को भूमि के अंदर कर दिया जाता है, जिससे भूमि क्या है, जहरीली हो रही है। कानपुर और कोलकाता को आर्सेनिक तथा
कानपुर को क्रोमियम जहरीला कर रहा है। ठीक है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं प्लास्टिक हजार्ड पर कि भूमि के ऊपर पॉलीथीन की एक परत भूमि को ढक ले रही है, जिससे भूमिगत जल का संभरण बाधित हो रहा है। यही प्लास्टिक हजार्ड है। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए कुछ वैश्विक प्रयास किए गए। इसमें 1972 में स्टॉकहोम में एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ। इसमें क्या है, स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी हुआ। इसका जो मुख्यालय है वो केन्या में है। आगे है कि 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इसका सम्मेलन हुआ। इसमें 182 देशों ने भाग लिया। एजेंडा 21 की घोषणा हुई, जिसके तहत धनी देशों को निर्धन देशों के लिए अपने जीडीपी का 0.5% उपलब्ध कराना था। इस धन का प्रयोग जो है विकासशील देशों द्वारा किया गया। ठीक है, अगला है कि पर्यावरण मित्र तकनीकी के विकास में किया जाना है, परंतु इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया और 2012 में यह पुनः रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, जिसे रियो+20 के नाम दिया गया है। आप इसको याद रख लिए, UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। UNFCCC द्वारा प्रतिवर्ष COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से लगभग 200 देशों की बैठक का आयोजन किया जाता है। इसे COP के नाम से जाना जाता है। 1995 से इस प्रतिवर्ष इसका आयोजन हो रहा है। आगे बात करेंगे हम, देखिए यहाँ पर IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो है 1500 NGO का एक समूह है जो COP में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। IPCC जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करता है। अब हम देखिए यहाँ से बात करेंगे दिवस और तिथि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके 1 या 2 नंबर यहाँ से पूछ ली जाते हैं कि कौन सी तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता है वन्यजीव संरक्षण दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 14 और 15 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 22 मई को विविध जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस और विश्व कल्याण दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। विश्व वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, यह अक्टूबर का पहला सप्ताह, और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और इस वीडियो का अंत करेंगे हम पोषणीय विकास या फिर सतत विकास से। देखिए, संसाधनों का इस प्रकार दोहन करना कि वे भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहें। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा पोषणीय विकास कहलाता है। पोषणीय विकास का एकमात्र उदाहरण क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने समझा पर्यावरण और पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और आने वाली परीक्षाओं के लिए आप अपने पर्यावरण अध्ययन को अच्छे से तैयार करते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।